Hey guys, welcome back to my YouTube channel The Marico's World and I am your mentor रूपाली शर्मा। तो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे क्लास 12th का चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है जीन थेरेपी। इस टॉपिक के अंदर हम लोग क्या देखेंगे कि अगर कोई जीन हमारा इनइफेक्टिव है, यानी कि वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहा है, या फिर कोई जीन डिलीट ही हो गया है हमारी बॉडी में से, या कोई जीन एक्स्ट्रा आ गया जिसकी हमें ज़रूरत नहीं थी फिर भी आ गया, तो उसको हम लोग कैसे ठीक करेंगे। उस ऐसे टाइम पे हम लोग कौन सी थेरेपी देंगे पर्सन को जिसकी वजह से वो जो डिसऑर्डर हो चुका है उस बंदे को वो क्या हो जाए, करेक्ट हो जाए, ठीक हो जाए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, अगर कोई पर्सन है वो बॉर्न ही मतलब पैदा ही ऐसे हुआ है कि उसको हेरिडिटरी डिजीज़ है बाय बर्थ, इनबॉर्न एरर है उसकी बॉडी के अंदर, ठीक है, कॉग्निटिव डिजीज़ है, तो क्या कोई करेक्टिव थेरेपी दी जा सकती है उसको ऐसी डिजीज़ के लिए? तो आंसर है हाँ। उसका नाम है जीन थेरेपी, कि उसके जीन को क्या करना, करेक्ट करना। जीन थेरेपी एक अटैम्प्ट है ये डिजीज़ को क्योर करने के लिए। जीन थेरेपी के अंदर क्या होता है, ये एक मेथड है, कलेक्शन ऑफ मेथड्स है, पर्टिकुलरली एक मेथड नहीं है, ये ग्रुप ऑफ मेथड्स है जो अलो करता है, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा जीन डिफेक्ट आ चुका है उसको करेक्ट करेंगे, जो किसके अंदर आया, हमारे चाइल्ड के अंदर या फिर एम्ब्रियो के अंदर। तो डेफिनेशन याद रखना कि जीन थेरेपी इज़ अ कलेक्शन ऑफ मेथड्स का ग्रुप है जो क्या करेगा, एलो करेगा हमको जीन डिफेक्ट जो आया उसको करेक्ट करने के लिए। किसके अंदर आया, चाइल्ड के अंदर या फिर एम्ब्रियो के अंदर। हेयर जीन्स आर इंसर्टेड इनटू अ पर्सन सेल एंड टिश्यू टू ट्रीट अ डिजीज़। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो जीन है उनको ही डायरेक्टली क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं पर्सन की बॉडी के अंदर, पर्सन की बॉडी के सेल या टिश्यू के अंदर डालते हैं डिजीज़ को क्योर करने के लिए। करेक्शन ऑफ अ जेनेटिक डिफेक्ट इन्वॉल्व डिलीवरी ऑफ अ नॉर्मल जीन इनटू द इंडिविजुअल और एम्ब्रियो टू टेक ओवर द फंक्शन ऑफ एंड कंपनसेट फॉर द नॉन फंक्शनल जीन। यहाँ पे क्या होगा, जो भी जीन डिफेक्ट आया है उसकी बॉडी के अंदर उसको करेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम डिलीवरी कराते हैं एक नॉर्मल जीन की, जो हमारा अच्छे से काम कर रहा है वो जीन हम लोग लेते हैं, लैब से उठाते हैं और उस बॉडी के अंदर डाल देते हैं, इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर, या फिर अगर अभी वो पैदा ही हुआ है तो एम्ब्रियो के अंदर डाल देते हैं। क्या करने के लिए, ताकि उसका जो फंक्शन है वो वापस से अच्छे से करने लग जाए, कंपनसेटरी मैकेनिज्म वहाँ पे क्या हो जाए, यूज़ हो जाए, ठीक है। जो हमारा नॉन फंक्शनल जीन था वो अब वापस से क्या हो जाएगा, हमारा फंक्शनल जीन बन जाएगा। इंजेक्शन के थ्रू दे सकते हैं हम लोग, ठीक है, या फिर आरडीएनए टेक्नोलॉजी का भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना लिया हम लोगों ने। तो देखो यहाँ पर जो पहला क्लिनिकल जीन थेरेपी है वो कब दी गई थी, 1990 में, टू अ 4 ईयर ओल्ड गर्ल, जिसको क्या डिफिशियंसी थी, यहाँ पे क्या डिसऑर्डर था, उसको एडीए की डेफिशिएंसी थी, एडिनोसिन डी एमिनेज डेफिशिएंसी थी, ठीक है। दिस एंजाइम इज क्रूशियल फॉर इम्यून सिस्टम टू फंक्शन। अब जो ये एडीए एंजाइम है हमारा, ये किस लिए ज़रूरी होता है बॉडी के अंदर, इम्यून सिस्टम के लिए, फाइट के लिए, ठीक है, जो भी पैथोजन वगैरह या फिर एंटीजन आ रहे हैं उनसे फाइट करने के लिए, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए। तो अगर हमारे पास ये नहीं होगा तो हमारी इम्यूनिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर दिस डिसऑर्डर इज कोज ड्यू टू द डिलीशन ऑफ द जीन फॉर एडिनोसिन डी एमिनेज। यहाँ पे क्या हो गया था, ये डेफिशिएंसी कैसे हुई इस बंदी को, यहाँ पे ना इसका जो जीन है जो एडीए बनाने वाला था वो क्या हो गया, डिलीट हो गया, डिलीशन ऑफ द जीन, डिलीट ही हो गया, वो जीन था ही नहीं इसकी बॉडी में। कुछ चिल्ड्रंस के अंदर क्या होता है, जो एडीए डेफिशिएंसी जिनको होती है उनको हम लोग क्योर कर सकते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा के। उनका जो बोन मैरो होता है ना, जहाँ पे सारे सेल्स बनते हैं हमारे बोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है, रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो, उसकी बात की गई है यहाँ पे रेड बोन मैरो की, जहाँ पे हमारे आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स बनते हैं, कि उस बोन मैरो को ही क्या करा दो, ट्रांसप्लांट करा दो, नई बोन मैरो वहाँ पे डाल दो, पुरानी वाली को हटा के, क्योंकि वहाँ पे बन ही नहीं रहा भाई एंजाइम। इन अदर्स दूसरों के अंदर क्या कर सकते हैं, अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन नहीं करानी आपको तो सेकंड ऑप्शन क्या है कि एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी करा लो, कि जो एंजाइम है जो एडीए बनाने वाला था उसको रिप्लेस करा लो, इंजेक्शन लो, इंजेक्शन के अंदर नया फ्रेश एंजाइम भरो लैब से बना के और उस बंदे के अंदर क्या कर दो, इंजेक्ट कर दो, डाल दो। इन विच फंक्शनल एडीए इज़ गिवन टू द पेशेंट बाय इंजेक्शन, इंजेक्शन के थ्रू उसको फंक्शनल एडीए दे दो यहाँ पे। लेकिन जो प्रॉब्लम है इन दोनों ही कंडीशंस में, कि या तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करा रहे हो या एंजाइम रिप्लेसमेंट करा रहे हो, तो क्या है यहाँ पे दिक्कत क्या है कि ये कम्प्लीटली क्यूरेटिव नहीं है, पूरे तरीके से जड़ से ख़त्म नहीं करने वाले एडीए की डेफिशिएंसी को, बार बार तुम्हें डेफिशिएंसी तो होगी वहाँ पे। तो एज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स जीन थेरेपी, लिम्फोसाइट फ्रॉम द ब्लड ऑफ द पेशेंट आर ग्रोन इन अ कल्चर आउटसाइड द बॉडी। तो हमने यहाँ पे क्या दिमाग लगाया
कि हम तो जीन थेरेपी ट्राई करते हैं भैया। तो यहाँ पे जीन थेरेपी में हम लोगों ने सबसे पहला स्टेप जो किया वो क्या था यहाँ पे कि जो WBC है, लिम्फोसाइट जो है पेशेंट जो हमारा अफेक्टेड है उसके ब्लड से निकालो और उसको क्या करो, लैब के अंदर कल्चर करो, ग्रो करो, ठीक है। और क्या कर दो, उसको ग्रो कर रहे हो उसके साथ उसमें थोड़ा सा क्या डाल दो, फंक्शनल cDNA डाल दो। ADA का मतलब कि जो तुम्हारा फंक्शनल ADA तुमने बनाया उसका कॉम्प्लीमेंट्री लो और उसके साथ क्या कराओ, ग्रो कराओ। और जब वो थोड़ा सा ग्रो करने लग जाए, अच्छे से क्लोन बन जाए उसके, तो पर्सन की बॉडी के अंदर वापस से इंट्रोड्यूस करा दो उसको, विच आर सब्सिक्वेंटली रिटर्न टू द पेशेंट। हाउएवर एज दी सेल्स आर नॉट इमॉर्टल, ये सेल्स इमॉर्टल नहीं है, इसलिए पेशेंट को क्या कराना पड़ेगा, बार बार उसका इन्फ्यूज़न कराना पड़ेगा, यानी कि बार बार लिम्फोसाइट बाहर निकालने का अपना थोड़ा सा मतलब डॉक्टर लेगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री DNA ADA का उसके अंदर डालेंगे और वापस से पेशेंट की बॉडी में डालेंगे, पीरियोडिक इन्फ्यूज़न कराना पड़ेगा जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट का। हाउएवर इफ द जीन आइसोलेट फ्रॉम द मैरो सेल्स प्रोड्यूसिंग ADA इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू सेल्स एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज पे अगर तुमने डाल दिया तो ये परमानेंट क्योज है कि अभी मतलब बच्चा पैदा होने ही वाला है, होने से पहले तुम लोगों ने अंदर ही वूम्ब में ही पता लगा लिया कि इसको तो भाई क्या है, ADA की डेफिशिएंसी है। तो उसी टाइम पे तुमने क्या कर दिया, उसकी मैरो सेल्स को ट्रांसप्लांट करा दो या फिर उसकी मैरो सेल्स के अंदर क्या कर दो, ये लिम्फोसाइट वाली हमारी थेरेपी की लिम्फोसाइट थोड़ा सा बाहर निकालो, cDNA डालो ADA का और वापस से उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर दो, तो वो क्या है, परमानेंट क्योर है। तो तुम यहाँ पे ADA की अगर तुम लोगों का डेफिशिएंसी है तो दो चीज़ें करा सकते हो, एक तो क्या कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा लो और एक तुम लोग एंजाइम रिप्लेसमेंट करा सकते हो। और ये तुमको कहाँ पे कराना है, अगर तुम चाहते हो परमानेंटली क्योर हो तो तुमको कराना पड़ेगा एम्ब्रियोनिक स्टेज पे, ठीक है जी। उसके बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, कि यहाँ पे हमको कोई बीमारी तो चलो हो गई है, जीन से रिलेटेड म्यूटेशन वगैरह आ गई हैं कि कोई जीन घट गया है, बढ़ गया है, डिलीट ही हो गया है, उसको पता कैसे लगाएंगे, कौन कौन से टेस्ट हम लोग करते हैं। PCR तुम लोग पहले पढ़ चुके हो, 3 स्टेप होते हैं, डीनेचुरेशन, एनीलिंग, एक्सटेंशन। और तुम लोग rDNA टेक्नोलॉजी भी पढ़ चुके हो, पहले रिकम्बिनेंट DNA बना रहे थे। और एलिसा भी तुम लोग आई होप पढ़ चुके होंगे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट, ऐसे ये भी तुम्हारा 4 टाइप का होता है एलिसा भी, ठीक है ना, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और सैंडविच्ड, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसके टाइप्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, अभी वो आगे आएंगे। देखो, यू नो दैट फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज़ अर्ली डायग्नोसिस अंडरस्टैंडिंग इट्स पैथोफिजियोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब कोई भी तुमको ट्रीटमेंट करना है डिजीज़ का, तुम चाहते हो कि वो अच्छे से हो, तो तुम क्या करना पड़ेगा, तुमको वहाँ पे अर्ली डायग्नोस करना पड़ेगा बीमारी को, उसके साइन एंड सिम्टम को अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ेगा, पहले स्टेजेस पे उसको पता लगाना पड़ेगा ना कि अच्छा ये बीमारी है तुमको, और उसकी पैथोफिजियोलॉजी को कि कैसे कैसे वो क्या कर रही है, इन्हेंस होती जा रही है तुम्हारी बॉडी के अंदर, उसकी पैथोफिजियोलॉजी भी तुमको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूजिंग कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ डायग्नोसिस, यहाँ पे तुम लोग कन्वेंशनल मेथड का यूज़ कर सकते हो, जैसे कि यूरिन एनालिसिस करके, सीरम एनालिसिस करके अर्ली डिटेक्शन इज़ नॉट पॉसिबल। अगर तुम लोग पुराने टाइप के मेथड, ट्रेडिशनल मेथड्स यूज़ करने वाले हो तो तुम डिटेक्शन जो कर रहे हो ठीक है थोड़ी बहुत हो जाएगी, लेकिन पूरे तरीके से यहाँ पर तुम लोग पता नहीं लगा पाओगे। तो तुम्हें क्या यूज़ करना है यहाँ पे, rDNA टेक्नोलॉजी, PCR या फिर एलाइजा का तुम लोग यूज़ कर सकते हो। ये कुछ ऐसी टेक्निक है जिससे तुम लोग अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हो। प्रेजेंस ऑफ पैथोजन, जैसे कि बैक्टीरिया या वायरस, फंजाई, कुछ भी हो सकता है पैथोजन तुम्हारा, इज नॉर्मली सस्पेक्टेड ओनली व्हेन द पैथोजन हैज़ प्रोड्यूस्ड अ डिजीज सिम्टम। तुम्हें कब पता लगता है कि तुमको कोई बीमारी हो चुकी है, जब तुम्हारे जो पैथोजन है वो सिम्टम शो करना शुरू कर देता है तुम्हारी बॉडी में, जब वो हायर अमाउंट के अंदर ग्रो करना शुरू कर देता है ना तुम्हारी बॉडी के अंदर, तभी तो तुमको सिम्टम दिखते हैं, लेकिन तब तक उस पैथोजन की ग्रोथ क्या हो चुकी होती है, बहुत ही ज़्यादा हो चुकी होती है, अर्ली डायग्नोस करना पॉसिबल नहीं होता। तो अर्ली डायग्नोस हम कब कर सकते हैं, सिम्टम अपीयर होने से भी पहले। बाय दिस टाइम द कंसनट्रेशन ऑफ पैथोजन इज ऑलरेडी वेरी हाई इन द बॉडी, अब तक तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है कंसनट्रेशन। हाउएवर वेरी लो कंसनट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया और वायरस एट अ टाइम व्हेन द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज, लेकिन जो तुम्हारे बैक्टीरिया और वायरस की कंसनट्रेशन जब बहुत ही कम है बॉडी के अंदर, तब भी तुम उसको डिटेक्ट कर सकते हो, कैसे, एम्प्लीफिकेशन मेथड का यूज़ करके, PCR का यूज़ करके तुम लोग। तो अब तुम लोग ये थोड़ा सा मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर हिंट दोगे कि तुम्हें कितना याद है PCR, कैसे डिटेक्ट करोगे तुम लोग कि वेरी लो अमाउंट अगर DNA की प्रेजेंट है बॉडी के अंदर, कौन कौन से स्टेप्स यूज़ करोगे, ये तुम लोग फटाफट से कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे, ठीक है। PCR को आजकल क्या करता जाता है, रूटीनली भी यूज़ किया जाता है HIV के डिटेक्शन में, एड्स के पेशेंट्स के अंदर, या फिर कैंसर वगैरह के डिटेक्शन में। इट इज़ बीइंग यूज्ड टू डिटेक्ट म्यूटेशंस के लिए भी इन जीन्स इन सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट टू। इट इज़ अ पावरफुल टेक्निक टू आइडेंटिफाई मैनी अदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स।
अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या फिर आरएनए टैग्ड विद अ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल प्रोब इज अलाउड टू हाइब्रिडाइज टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इन अ क्लोन ऑफ सेल्स फॉलोड बाय डिटेक्शन यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी। यहाँ पे देखो क्या बोला है, एक सिंगल स्ट्रैंड लेना है तुम लोगों को डीएनए का या फिर आरएनए का, उसके ऊपर क्या लगा दो, हल्का सा रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल लगा दो जिसको प्रोब बोला जाता है, और क्या करा दो, हाइब्रिडाइजेशन करा दो, उसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना लो यहाँ पे। यानी कि देखो यहाँ पे ये कोई भी हमारे पास पेशेंट आया, हमें पता लगा कि इसके अंदर म्यूटेशन हो चुकी है, जेनेटिक डिफेक्ट आ चुका है, ठीक है। अब हमको पता लगाना है कि कौन से जीन के अंदर यहाँ पे जेनेटिक डिफेक्ट आया। तो मैंने क्या किया, इस पेशेंट का थोड़ा सा डीएनए ले लिया, सिंगल स्ट्रैंड ले लिया, कैसे भी ले सकते हो, हेयर से ले लो, सलाइवा से ले लो, ठीक है। तो मेरे को पता चला कि इसकी यहाँ पे ये है सीक्वेंस GTA, कुछ भी हो सकती है TG, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, हमारा एक गायब है, मतलब यहाँ पे एक जीन होना चाहिए था बट वो है नहीं, बाई चांस किसी भी वजह से वो डिलीट हो गया कि यूवी रेज गिरी, अल्ट्रावायलेट रेज कुछ भी हुआ, पर यहाँ से मतलब हट चुका है वो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस पेशेंट का जो डीएनए है, मुझे नहीं पता कि यहाँ पे गड़बड़ है, तो मैंने ऐसा का ऐसा अपना एक सीक्वेंस बनाया, ठीक है, GTTATG। अब ये यहाँ पे गायब हो चुका है ना, लेकिन मेरे यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, प्रोब भी लगा दिया थोड़ा सा, ठीक है, जो इसका क्या बनाएगा, जो हम लोग ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे फोटोग्राफिक फिल्म में हमको दिखेगी। तो मेरी जो फिल्म बनी उसमें क्या हुआ, यहाँ पे देखो, उसमें भी सेम सीक्वेंस आया, GTAT जो भी था ये यहाँ पे G, ठीक है। और यहाँ पे मेरे को प्रोब भी लगा हुआ दिख गया। मैंने देखा कि लेकिन जो मेरे पास सीक्वेंस था वहाँ पे तो यहाँ पे कुछ था गड़बड़, लेकिन मेरी इस फोटोग्राफिक फिल्म में तो वो शो नहीं हो रहा, वो तो सिर्फ यही शो करेगा जो मेरे पास था। तो मेरे को पता लग गया कि यहाँ पे गड़बड़ है, जो चीज़ शो नहीं हुई मतलब वहीं पे गड़बड़ है। तो देखो यहाँ पर द क्लोन हैविंग द म्यूटेटेड जीन विल हेंस नॉट अपीयर, जहाँ पे म्यूटेशन हो चुकी है वो अपीयर ही नहीं होगा फोटोग्राफिक फिल्म पे। क्यों? क्योंकि प्रोब ने उसका तो कॉम्प्लीमेंट्री बनाया ही नहीं ना, वो तो हमें पता ही नहीं लगा। एलिसा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। और फिर यहाँ तक हमारा PCR चल रहा था, फिर अब हमारा आ गया एलिजा। एलिजा किसके ऊपर बेस्ड है? एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के ऊपर। इन्फेक्शन अगर हो चुका है पैथोजन से, उसको डिटेक्ट कर सकते हैं एंटीजन्स की प्रेजेंस डाल के, जैसे कि प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन, या फिर डिटेक्ट करके एंटीबॉडीज कौन सी प्रोड्यूस हो रही है अगेंस्ट द पैथोजन बॉडी के अंदर, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसजेनिक एनिमल, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो अगर सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को जल्दी जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसी लगी वीडियो। थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, स्टे ट्यून्ड।